आज हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम आपको बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवाएंगे, जहाँ पे आपको हम चैप्टर वाइज आपके टॉपिक वाइज कवर करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स। एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको इनका पढ़ाया जाएगा ताकि ना आपकी एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपकी जो है ना जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कवर होती जाएं। तो ये हम देखेंगे। आज का लेक्चर एक डेमो लेक्चर है ताकि ना आप ये लें और बाकी चीज़ें ना देखें और आप अपने आप को असेस करें एमसीक्यूज़ के थ्रू कि आपको कितनी समझ आ रही है। आपने जो 2-3 माह तैयारी की है, क्या आप इस काबिल हैं कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकें, एमसीक्यूज़ के आंसर दे सकें। तो इसमें हम बताएंगे आपको, जिस तरह देख रहे हैं बायोलॉजी रिवीजन इनसाइट, जिसमें हम चैप्टर वाइज सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ट्रिकी एमसीक्यूज़ डिस्कशन करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टॉपिक एंड आंसर होंगे, उसके एमसीक्यूज़ की मेमोराइजेशन होगी। आपने जो सिलेबस पढ़ा है क्या आपको उसका पता है, क्या आपको उसके एमसीक्यूज़ का आइडिया हो रहा है, और उस एमसीक्यूज़ में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे और सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी। तो हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एमडी कैट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये आपने गौर करना है इस पे, क्योंकि ये ही टॉपिक हैं जो एमडी कैट में होंगे। और ज़्यादातर बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी में यही मसला आ रहा होता है, उनको पता नहीं लग रहा होता कौन सा सिलेबस है और कौन से टॉपिक्स हैं और इनको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसको हम जीन कॉलोनी भी कहते हैं। ये हम देखेंगे, इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे जो आ जाती है चीज़ वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये क्या होता है इस बारे में आपको बताया जाएगा। नंबर 3 पे है एक मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि इसमें होता क्या है। अब चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं कि डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और ये किस लिए काम आता है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। अब फिर आरएनए प्राइमर है इसी तरह। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, इनके एमसीक्यूज़ किस तरह आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह आपको क्या है कि इन पे अप्रोच करना है। फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी बायोटेक्नोलॉजी मेथड हम यूज़ करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन विवो एक्स विवो के बारे में जानेंगे जो कि एमसीक्यूज़ में पूछी जाएगी। फिर है लास्ट पे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, किस तरह होती है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आपने आंसर करना है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर बाकी इसकी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ वैक्सीन, के कौन सा बेस्ट जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एक वैक्सीन को डिस्क्राइब करेगा। देखें इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके आएंगे, आप देखेंगे पेपर के अंदर कि इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसका सही या रॉन्ग पूछा जाता है। इसमें एक एमसीक्यूज़ ऐसे भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ वैक्सीन एक्सेप्ट। तो उस चीज़ को आपने ना बिल्कुल जहन में रखना है। तो इसका जल्दी से जल्दी आंसर करें, आपके पास 1 मिनट है और मैं देखता रहूँगा कि आपका क्या आंसर है, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे कर रहे हैं आंसर। तो मोस्टली बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी जो रहते हैं वो भी जल्दी जल्दी कर लें ताकि ना हम इसको शुरू करें एमसीक्यूज़ को ना, कि ये किस लिए यूज़ की जाती है वैक्सीन, इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एमसीक्यूज़ के आंसर जो है बच्चे दे रहे हैं बी। तो देखते हैं इसका क्या है सलूशन। तो देखें यही एमसीक्यूज़ आपने बिल्कुल सही अप्रोच किया कि वैक्सीन बेसिकली क्या होती है कि एक वीकेंड और किल्ड पैथोजन है जो कि यूज़ होता है स्टिमुलेट एंटीबॉडी के लिए, एंटीबॉडी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है। देखें आपने
एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं, आपने पहले सारे ऑप्शन देखने हैं। जो ऑप्शन आपको लग रहा हो बिल्कुल इररेलेवेंट है उसको तो छोड़ देना है। एक हो गया, दो ऑप्शन आपके पास ऐसे बचेंगे जिनमें कन्फ्यूजन होगी, आपने उनमें सिलेक्ट करना है। तो वो आपको सिलेक्ट करने में बहुत अप्रोचेबल बनना होगा, उसको अच्छे से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जिस तरह पहला ऑप्शन दिया हुआ है ड्रग डैट किल्स बैक्टीरिया, तो एक ड्रग है जो बैक्टीरिया को किल करती है। वैक्सीन तो ऐसी कोई काम नहीं करती, वो तो ड्रग का काम है। तो दूसरे नंबर पे है अ वीकेंड और किल्ड पैथोजन यूज टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी। देखें हमने वैक्सीन के बारे में ये पढ़ा है कि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसके अंदर क्या है कि हम पैथोजन क्या है कि डालते हैं, पैथोजन से बनी होती है, वो किल करने के लिए पैथोजन को यूज़ होती है, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज़ है। एन एंटीबॉडी, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एन एंटीबॉडी यूज इन द ट्रीटमेंट। तो ये एंटीबॉडी नहीं होती, ये बेसिकली क्या है कि वैक्सीन में एंटीजन होते हैं, और ये बेसिकली क्या है कि इसके एंटीबॉडी यूज इन द ट्रीटमेंट, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो डी पे है जीन इंसर्टेड इनटू डीएनए, एक जीन है जो कि डीएनए के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, तो ये तो जीन थेरेपी की बात आ गई है, तो इस तरह भी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर बना, बी ऑप्शन। चलें दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ डिवेलप्ड बाय वैक्सीन्स, कि वैक्सीन्स कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। तो इसका आंसर करें जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर करें, हम उसको देखेंगे। तो ये देखें, ये जो है वैक्सीन, इसमें भी ये है, इसकी यहाँ पे पूछी जाती हैं ना इस चैप्टर में भी। बाकी और भी चीज़ें वो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आपसे देखते हैं। तो ऑप्शन जल्दी से जल्दी, बस 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी ऑप्शन इसका दें। तो मोस्टली का आंसर जो है वो भी है। तो हम इनमें एक एक को करके देख लेते हैं। तो विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ डेवलप्ड बाय वैक्सीन, देखिए वैक्सीन होती हैं जिसमें डेड और वीकेंड पैथोजन होते हैं, तो ये हमें क्या है कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या है कि इसको यहाँ पे देखें या इसको आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में देखें, तो बहुत चीज़ें इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट है। अब देखें, पहले हम देखते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है। तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि शॉर्ट लीव होती है, और ये हमें क्या है कि किसी दूसरे सोर्स से मिलती है। मतलब माँ से बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी आती है उसको कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो ये इस बारे में हो गया। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है कि ये वो इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीन के थ्रू हमें आती है। इसमें क्या है कि एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर ही बनती हैं जब वैक्सीन क्या है कि ट्रिगर करती है उसको, इम्यूनिटी को। अब थर्ड नंबर पे है कि पैसिव आर्टिफिशियल। देखें पैसिव आर्टिफिशियल कौन सी इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी जो हमें उस सूरत में मिलती है जब कोई क्या है कि रोड पे गिर गया और टेटनस हो गया, उसको टेटनस के इंजेक्शन लगवाने हो या स्नेक बाइट भी ना हो, उस केस में हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बाहर से इंसर्ट करते हैं एंटीबॉडीज़। या इसको ये इसका ये ऑप्शन हो गया। अब डी का है इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो वैक्सीन हमेशा याद रखना है कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक होती है इम्यूनिटी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, वो प्रोड्यूस होती है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के नतीजे में जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको कहते हैं एक्टिव जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो। तो ये आंसर आपने भी मोस्टली ने करेक्ट दिया है, बी। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, तो इसका आंसर है बी। अगला सवाल देखते हैं। अब ये आपने देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो इसका आंसर करें। क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या अप्रोच है आपकी। तो जल्दी से जल्दी आंसर करें ताकि हम एक्सप्लेनेशन पे चलें। एक बच्चे ने डी कहा है, दूसरे ने भी डी। जल्दी से जल्दी आंसर करें। तीसरे ने भी डी कहा है। इसको समझें, अच्छे से देखें और इसका आंसर करें।
थोड़ा सोचने वाला है, इस वजह से आंसर नहीं आ रहे ज़्यादा। तो सी भी ऑप्शन आया है, तो मेजॉरिटी का डी पे कंसर्न है अभी। तो आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो देखें, हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो देखें, हम इसको देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें हम क्या है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन कहेंगे, आर्टिफिशली हम चीज़ें बनाते हैं ताकि इंसानों का भला हो सके। तो पहला नंबर पर है वैक्सीन की प्रोडक्शन। बिल्कुल ये वैक्सीन की प्रोडक्शन करवाएगी। कौन सी वैक्सीन की प्रोडक्शन करवाएगी? हमारे जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ क्या है कि इम्यूनिटी इंड्यूसर सेल्स को इंड्यूस करने के लिए जो वैक्सीन होती है उसको बनाएगी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, इसके अलावा और भी वैक्सीन ये प्रोड्यूस करती है बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरे नंबर पे है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखिए, कहीं आपने बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ा है कि क्रॉप जो है, फसल है एक गंदम है, उसको क्या है कि ये इम्प्रूव करेगी, कहीं आपने पढ़ा है? तो इसका बिल्कुल यही आंसर सही है कि ये क्या है कि इसका बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह आपने देखना है। बाकी ऑप्शन को भी गौर करते हैं कि डिज़ीज़ की डायग्नोसिस में, तो डिज़ीज़ की डायग्नोसिस में भी ये यूज़ होती है, क्योंकि हमारे पास डीएनए प्रोब्स, आरएनए प्रोब्स जिसका जिक्र किया कि ये सीक्वेंस में है इसके चैप्टर में, तो वो बेसिकली डिज़ीज़ की डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। वो होते हैं इन्वॉल्व, किस तरह होते हैं वो आगे देखते हैं। अब नंबर डी है जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। जो जेनेटिक के डिसऑर्डर ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में? उनके लिए जीन थेरेपी यूज़ की जाती है। जीन थेरेपी क्या होती है? इसमें क्या है कि हम जीन इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, या उसको लेबॉर्ट्री के अंदर बना के, लेबॉर्ट्री के अंदर कोई सेल है उसके अंदर जीन इंसर्ट करके वो क्या है करते हैं, उसकी क्या है कि डिफेक्टिव जीन को निकाल के हम अपना जो है सही वाला जीन वो डाल देते हैं। तो ये भी इसका काम है। तो इसका जो आंसर है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। तो इसका मोस्टली ने क्या है कि इक्वली था बी और डी में। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए प्रोब्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। तो देखें, वो डीएनए प्रोब्स आ गए हैं डिजीज़ की डायग्नोसिस में। तो अब देखें इसका कौन आंसर देता है, जल्दी से जल्दी आंसर दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी आ रहा है आंसर, तो बाकी भी दें जल्दी जल्दी, इसको देखते हैं। दस सेकेंड है, जल्दी से जल्दी आंसर करें। मोस्टलियों का सी है, बल्कि सबका ही सी ऑप्शन है। चलें हम इसके ना सॉल्यूशन को देखते हैं। तो डीएनए प्रोब्स बेसिकली क्या है कि प्रोब्स हैं, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या है कि सीक्वेंस को डीएनए की स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डीएनए के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इनको हम इंसर्ट करते हैं डिजीज़ की डायग्नोसिस में। ये बेसिक क्या है कि जहाँ पे भी कोई म्यूटेशन हो या क्या है कि जीन की जो है एबनॉर्मेलिटी मौजूद हो, वहाँ ये बाइंड करते हैं और हमें क्या है कि सिग्नल देते हैं। यहाँ पे मार्कर होते हैं इनके ऊपर, जो हमें क्या है कि जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जहाँ भी कोई मैलिग्नेंसी हो या कोई और क्या है कि मसला हो, तो वहाँ वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे ये मसला है और इसको ट्रीट करें। तो ये डीएनए प्रोब्स का ये बेसिक काम है, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है इसका जानना, क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ़ तरह से पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ इसके इस तरह भी पूछे जाते हैं कि कौन सा डीएनए प्रोब यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ डिजीज़ की डायग्नोसिस में। जिस तरह क्या है कि ये स्पेसिफिक पैथोजन या जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या है कि डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा?
आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। तो इसका सीक्वेंस से आपने याद रखना है कि जो भी डीएनए प्रोब्स हैं या आरएनए प्रोब्स हैं, ये सीक्वेंस में किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं जहाँ पे कोई मसला हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोब्स HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। जब भी हम कोई ब्लड का सैंपल लेते हैं या यूरिन का सैंपल लेते हैं, हम इन डीएनए प्रोब्स को इंसर्ट कर देते हैं वहाँ उस सैंपल के अंदर। अब सैंपल के अंदर जब इंसर्ट करते हैं तो जहाँ पे भी कोई पैथोजन या म्यूटेशन हो वहाँ पे ये क्या है कि हमें इंडिकेशन देते हैं इनके ऊपर, क्योंकि मार्कर्स होते हैं, इंडिकेट करते हैं हमें कि यहाँ पर कोई मसला है। तो इससे हमें क्या है HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का पता चलता है। तो ये इसका मेन रोल है, तो इसको अच्छे से आपने करना है। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डीएनए प्रोब्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। अभी हमने डीएनए प्रोब्स के बारे में बात किया, तो आप इसका आंसर करें कि क्या हो सकता है। बच्चों का आ रहा है आंसर, ये मोस्टली बच्चे ये कह रहे हैं, मतलब उनको समझ लग गई है कि क्या होता है, इस वजह से ना जवाब भी जल्दी जल्दी आ रहा है। तो 10 सेकंड है, जो बच्चे रह गए आंसर करने को वो करें, सारे पार्टिसिपेट करें ताकि ना आपकी एक रिवीजन हो, आपको पता लगे कि कितने ज़्यादा MCQs हैं और किस तरह आपकी तैयारी हो रही है। तो ताकि ना यही आपके मंथ है आपकी तैयारी का, MCQs करने का, रिवीजन करने का, और जब MD-CAT होगा तो फिर आपकी सर पे ऊपर आई होगी, तो अभी से अच्छे से कर लें तैयारी। तो चलें हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि डीएनए प्रोब्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या है कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। तो ये इसका आंसर सभी ने क्या है कि मोस्टली ने बेस पेयरिंग स्पेसिफिसिटी लगाया, ये ही इसका आंसर है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि बेस पेयर बनते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस के साथ, वो बाइंड करते हैं और क्या है कि हमें इंडिकेट करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। अब दूसरा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग नहीं है, तो एंजाइम वाला चैप्टर है उसमें चीज़ें बताई होती हैं। प्रोटीन डीनेचुरेशन ये तो कोई एंजाइम करता है, उसी का काम है, तो ये दोनों आपस में क्या है कोरिलेट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव डिके में क्या है कि हमारा जो मैटर होता है वो खुद ही डिके कर जाता है, तो इसमें इसका कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ, तो ये मोनोक्लोनल क्या है कि एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो इस बारे में क्या है कि आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी करें। तो बी आंसर आ रहा है, जो बच्चे रह गए हैं फटाफट आंसर करें। एक बच्चे ने दो दफ़ा सी लिख दिया है। बी तो मोस्टली बी कह रहे हैं। अच्छा, एक कह रहा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मुझे समझा दें। बिल्कुल, आपको ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट देते हैं हम, पहले आंसर करें। तो मोस्टली उन्हें आंसर कर दिया है। चलें हम इसकी क्या है कि डिस्कशन करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आखिर होती क्या हैं और किस लिए क्या इनको किया जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है कि लेबॉर्ट्री मेड एंटीबॉडीज़ हैं। लेबॉर्ट्री मेड, ये हम इनको लेबॉर्ट्रीज़ में बनाते हैं। कुछ हमारे पास बॉडी के अंदर जिस तरह होती हैं नेचुरली, लेकिन हम इनको नेचुरली नहीं बनाते, ये बॉडी के अंदर बनती हैं। और बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर नहीं बनती, इनको ना हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का है मेथड, उसमें हम आर्टिफिशियली चीज़ ही बना रहे हैं। तो हम इनको क्या है कि लेबॉर्ट्री के अंदर बनाते हैं ताकि हम स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्ट करें जो कि किसी भी क्या है पैथोजन के ऊपर, किसी भी कैंसर सेल के ऊपर मौजूद है, ताकि इससे हम क्या है कि मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उसकी क्या है कि चीज़ें पता कर सकें। तो ये मुख्तलिफ क्लिनिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल सैंपल जब हम लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या है कि हम इन एंटीबॉडीज़ को डाल देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ किन किन बीमारियों को डिटेक्ट करने में यूज़ होती हैं, तो ये आपने देखना है। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद
सिफिलिस जो स्पायरोचेट के थ्रू होती है बीमारी, और एक कैंसर इन तीन चीज़ों को क्या है कि डिटेक्ट करने के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं। अब इनमें क्या है कि किस तरह ये प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली, तो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में जो था वो सारा कुछ पढ़ लिया कि क्या क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो यही इसके बारे में है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि लेबॉर्ट्री में बनती हैं और इनको किन किन डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका जहाँ पे आंसर जो है वो है पहला देखते हैं ऑप्शन रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। तो देखें एंटीबॉडीज़ का क्या है कि जो भी दूसरे बॉडी के सेल्स होते हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। रेड ब्लड सेल हो गए या प्लाज्मा, ये क्या है कि मेजरली जो है हमारे पास क्या है कि इम्यूनिटी वाले सेल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम इनको बनाते हैं बाय फ्यूजन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड ट्यूमर सेल्स। तो मोस्टली उन्हें आंसर सही दिया, बिल्कुल बी लिम्फोसाइट और ट्यूमर सेल से हम इनको फ्यूजन से बनाते हैं। तीसरे नंबर पे है टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। नहीं, टी सेल्स क्या करते हैं, अब देखिए एंटीबॉडीज़ बेसिकली जो हैं वो क्या है कि बी सेल से बनती हैं। तो बी सेल्स बॉडी के अंदर भी देखें तो बी सेल से बनती हैं। आर्टिफिशियली अगर हमने किसी से बनवानी है तो उसी को हम यूज़ करेंगे ना जो बॉडी के अंदर नेचुरली बना रही हैं। तो इस तरह बी लिम्फोसाइट हम चूज़ करेंगे। टी सेल्स इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है कि मेजर रोल इनका ना एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में नहीं होता। इम्यूनिटी में क्या है कि इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, जिस तरह हेल्पर टी सेल्स होते हैं, CD4 सेल्स होते हैं, उन्हीं को हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी में आपने पढ़नी है। तो ये मैक्रोफेजेस भी इसमें आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं बनेगा। फिर स्टेम सेल्स एंड प्लेटलेट्स। स्टेम सेल्स होते हैं जो बॉडी के बोन मैरो के अंदर होते हैं, जो कि ब्लड सेल्स बनाते हैं, तो वहाँ से हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें जो बाकी सेल्स होते हैं वो भी होते हैं और लिम्फाइड सेल्स वो भी होते हैं। तो उसमें क्या है कॉम्बिनेशन आ जाता है जिससे हमें अच्छे से जो है हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो नहीं बन पाती। और प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा। तो हमारा कोई कौन सा करेक्ट आंसर बना, बी लिम्फोसाइट्स एंड ट्यूमर सेल्स। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। चलें, एक का क्वेश्चन आया है कि डिजीज़ के नेम रिपीट कर दें। तो सबसे पहले है सिफिल्स, नोट डाउन कर लें इसको। दूसरे नंबर पे है कैंसर, नोट डाउन कर लें इनको, ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये तीन डिजीज़ हैं जो कि क्या है कि इससे डिटेक्ट की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगर किसी का कोई इशू है ना तो क्वेश्चन कर ले, हम उसको देख लेंगे दोबारा। तो ये टिशू मैचिंग में यूज़ होता है। तो टिशू मैचिंग में क्या है कि कौन सा टिशू मैचिंग में यूज़ होता है ये बता दें पहले। अब डिजीज़ आपको दोबारा रिपीट कर दी, आपको कर दी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी, आप पहले ये सुन लें, फिर इसकी क्या है कि अगर पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे, होगी। आप यूट्यूब पे ना इसको देख सकते हैं। और सर वाई दे आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनको हम मोनोक्लोनल क्यों कहते हैं, देखें इसका क्वेश्चन का आंसर आपको एक अगले MCQs में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसी तरह का एक MCQs है कि इनको क्यों कहते हैं। तो ओके, आपका नेट नहीं चल रहा तो आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे आपको। तो सर हाई यील्ड क्योज बता दें फॉर इन्फो बायो। तो देखिए हम चल रहे हैं तो सीक्वेंस के साथ आपको ना चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ PCR विच एंजाइम इज़ यूज। तो इसको ध्यान से रखें, हमने PCR के बारे में अभी सारा पढ़ना है, क्या होता है, कि किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर। तो जल्दी से आंसर करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। C आ रहा है, B आ रहा है ऑप्शन, हरी अप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A भी आ गया है। 10 सेकंड है आपके पास, इसको जल्दी से जल्दी करें ताकि ना हम बाकी MCQs भी देखें।
चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। मोस्टलियों का आंसर क्या है कि सी है, बिल्कुल इसका सी ही ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, पीसीआर होता क्या है और इसमें क्या क्या हम चीज़ें देखते हैं। तो पीसीआर बेसिकली क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इसमें बेसिकली जो टारगेटेड डीएनए है ना उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफिकेशन मतलब इसमें क्या है कि मैनी मिलियंस ऑफ सेल्स क्या है कि डीएनए की क्या है कि हम प्रोडक्शन करवाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस हो गया। तो डीएनए की एम्पलीफिकेशन होती है क्योंकि ये हम टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इस पर कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डीएनए की एम्पलीफिकेशन होती है। और क्या है कि हम ना इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए जो है ना उसको 1 ppm पे क्या है उससे कम टाइम पे इसको क्या है कि रोटेट करवा के ना इसकी क्या है कि जल्दी से जल्दी इसकी क्या है कि एम्पलीफिकेशन कर देते हैं। अब क्या ना इसके ना इम्पोर्टेंट हैं स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, अब स्टेप्स जब डिस्कस होंगे ना तो इसका आंसर भी मिल जाएगा वहाँ। तो 3 बेसिकली स्टेप्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, इसमें हम हीट करते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है एनिलिंग का, एनिलिंग में हम फ्रीजिंग करते हैं। तीसरा प्रोसेस है एक्सटेंशन का। अब डीनेचुरेशन के बारे में बात करें, इसमें ना हम हीट करते हैं 94 to 96 क्या है कि डिग्री सेल्सियस, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस पे ना हम 1 मिनट के लिए क्या है कि जो हमारा डीएनए है उसको क्या है हीट करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मेथड है ना हमारा एनिलिंग का मेथड है, एनिलिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मेथड भी कहते हैं। तो इसमें हम ना फ्रीजिंग करते हैं जो हमारा क्या है कि सैंपल होता है जो यूज़ करना होता है। तो 54 to 56 डिग्री सेल्सियस पे हम इसकी क्या है कि करते हैं फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग में क्या होता है कि हम एडिशन करते हैं, यहाँ पे डीएनए प्राइमर होता है। डीएनए प्राइमर बेसिकली क्या है कि ऐड किया जाता है जो 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि इसकी क्या है एनिलिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया इसका। थर्ड स्टेप बेसिकली क्या है, इसमें एक्सटेंशन होती है। और एक्सटेंशन के लिए हमारे पास क्या है कि एक एंजाइम है जिसको जो रिक्वायर होता है जो कि थर्मस इक्वेटिकस से हासिल होता है, जिसको हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, टैग पॉलीमरेज इसी के अंदर मिल गया। अब जो एक एरेज है ना उसमें थर्मस इक्वेटिकस ये क्या है कि बैक्टीरिया का नाम है जहाँ से हम क्या है कि ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं। तो इसको ना हम 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया जो थर्मस इक्वेटिकस होता है ये हॉट स्प्रिंग के अंदर होता है और जहाँ पे क्या है कि इसको हम यूज़ करके इससे टैग पॉलीमरेज लेते हैं। टैग पॉलीमरेज क्या है कि पीसीआर में एंजाइम के तौर पर यूज़ किया जाता है इन थर्ड स्टेप एक्सटेंशन में। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और पीसीआर के बारे में समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की एप्लीकेशन क्या है, इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। आपको पढ़ाया भी है किस लिए यूज़ होता है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। बच्चों का आंसर आ रहा है सी। तो देखें हम इसको देखते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दें। तो बी भी कहा है किसी ने, सी मोस्टली आंसर आ रहा है। तो 10 सेकंड है, आपने जल्दी से जल्दी आंसर करना है। तो मोस्टली उन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट किया है। तो हम इसकी डिस्कशन करते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो हमने क्या है कि इसके बारे में पीछे पढ़ा कि किस लिए यूज़ होता है। ये होता है किसी भी क्या है कि डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो क्या है कि कोई भी चीज़ हो। तो हमने 3 मेन डिजीज़ के बारे में पूछा, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये आंसर करें क्योंकि आपको हिंट दे दी है। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। चलिए हम ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिटेक्ट प्रेगनेंसी।
तो देखें, हमने मोनोक्लोनल के बारे में यही बात की कि प्रेगनेंसी को मतलब कोई भी चीज़ है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे भी क्या है कि कोई भी चीज़ डिटेक्ट करनी हो ना, तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं। अगर किसी भी चीज़ में पता ना लग रहा हो हमें क्या है कि कोई मसला है क्या है, तो हम क्या है कि हम देखेंगे कि उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर जो है ना ए है ऑप्शन, क्योंकि ये डिटेक्ट करेगा प्रेगनेंसी, चाहे वो फिजियोलॉजिकल काज हो या पैथोलॉजिकल काज हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली ये पैथोलॉजिकल काज होती है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में यूज़ की जाती है। अब दूसरे नंबर पे देखें तो इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, बेसिकली यहाँ पे हमने इसका फंक्शन देखा कि एंटीबॉडीज़ क्या है कि यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग इम्यूनिटी क्या है, इसका फंक्शन नहीं है। ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन उस वक्त होगा जब ये बॉडी के अंदर होंगे, जब बाहर से हम इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन में भी इस केस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में यूज़ नहीं होती। प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ये और काम है क्या है कि वो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स करते हैं, वहाँ पे क्या है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। तो क्या है कि होप सो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इस बारे में पूछें। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की, तो व्हाट डज़ पीसीआर हेल्प इन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस काम में यूज़ होता है, कहाँ पे हमारी हेल्प करता है। तो आंसर दें जल्दी से जल्दी। देखें, एक बच्चे का है कि सर एंटीबॉडीज़ तो वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल करती हैं, यहाँ पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक नहीं है एंटीबॉडीज़, तो इसको जहन में रखना है आपने। तो बी भी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल यू आर अप्रोचिंग डैट, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया, बिल्कुल क्लियर कट है। तो 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी इसको आंसर करें। यस यस, हेलो, आंसर करें आप मिस्टर अब्दुल्ला, यू हैव ओनली 10 सेकंड्स। तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं, पहले भी डिस्कस किया अच्छे से। तो पीसीआर बेसिकली क्या है कि हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं, हमने इसके बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पे है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन फॉर डायग्नोसिस, यस इसमें यूज़ होता है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन और डायग्नोसिस में। अब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, नो, इसका ये भी काम नहीं है। इसका आपने मेन चीज़ पे फोकस करना है, डीपली अगर गया तो एमसीक्यूज़ गलत हो सकता है। इंसुलिन डिग्रेडेशन, ये भी क्या है कि किसी और का काम है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे वो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन है। तो पीसीआर हम बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी कोई क्रिमिनल से हमने पकड़ना हो किसी रेप केस का, तो वहाँ पे क्या है कि हम लेते हैं, सैंपल लेते हैं, वहाँ पे क्या है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू ना क्रिमिनल को क्या है कि पकड़ने की कोशिश करते हैं। और भी मुख्तलिफ इसके फंक्शन होते हैं, कोई वहाँ पे कोई भी मैलिग्नेंसी डिटेक्ट करनी हो, कोई चीज़ देखनी हो, उसमें हमारे पास पीसीआर क्या है कि यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो 10th एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज इन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। तो ये है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इसका आंसर करें वेरी क्विकली। बी आ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल देखते हैं। बाकी बच्चे जो हैं ज्वाइन किए हुए हैं सभी आंसर करें, पार्टिसिपेट करें। दस सेकंड हैं, जल्दी से जल्दी करें। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज इन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली हम इंसुलिन ही यूज़ करते हैं, और ये इंसुलिन क्या है कि हम रिकम्बिनेंट इंसुलिन क्या है कि इसका आंसर होगा, और ये इंसुलिन हम बनाते हैं क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ पे क्या है कि इंसुलिन उनसे बनाई जाती है। तो अब देखें पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है कि डायबिटीज़ में कहाँ से यूज़ होती हैं, तो इससे ये आंसर गलत हो गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये मुख्तलिफ डिटेक्शन में यूज़ होती हैं, जिसका
हमने पढ़ा डीएनए वैक्सीन्स भी हमारे पास क्या है कि डायबिटीज़ में यूज़ नहीं की जाती। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आते हैं, आसान, मुश्किल, मॉडरेट, तो सारी कैटेगरीज आपको मिलेंगी एमसीक्यूज़ की। तो क्वेश्चन 11 है कि विच ऑर्गेनिज्म इज़ कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोडक्शन के लिए क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मेनली यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर करें एज क्विकली एज पॉसिबल। बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये देखते हैं हम। टेन सेकेंड है, जल्दी से जल्दी आंसर दें, सभी पार्टिसिपेट करें। तो चलें लेट्स डिस्कस इट। तो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना ह्यूमन इंसुलिन का, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है। बेसिकली हमारा एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसको हम एस्केरिया कोलाई कहते हैं। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है जो कि यूज़ किया जाता है। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता। माइकोबैक्टीरियम है, और लैक्टोबैसिलस है, ये बिल्कुल क्या है कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जो कि हमें मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। तो एस्केरिया कोलाई बेसिकली है जो हमारे पास यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, तो जो कि मुख्तलिफ क्या है कि हमारे पास हीमोलिन इंसुलिन होती है। आपने मार्केट में कभी इसका नेम सुना होगा कि हीमोलिन इंसुलिन। ये क्या है, इसको एक तो ये प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे क्या है कि इसकी जो ये प्रोडक्शन करता है हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, जो कि ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एस्केरिया कोलाई। इसके बाद ये टिश्यू प्लाज्माजीन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है, उसकी प्रोडक्शन करवाता है। ये क्या करता है प्लाज्माजीन एक्टिवेटर, ये डिज़ोल्व करता है ब्लड क्लॉट्स को। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि एस्केरिया कोलाई के थ्रू हमारे पास हमारी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है ना, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन बनाने के लिए जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं यहाँ से, जो कि हमारे पास क्या है हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि एस्केरिया कोलाई में मिलकर बनती हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, इनसे ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होती हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आ जाए आपको पता हो कि ये कहाँ से बन रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी हवाले से इसका एमसीक्यूज़ बनाकर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन कंटेन्स। अब एक हमने वैक्सीन बनाई है, तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है, तो इसको सोच के आंसर करें। हमने वैक्सीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा पीछे भी, और इम्यूनिटी में तो इसका है ही रोल अच्छा। बी ऑप्शन आया है एक, करें इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर करें, सोचनी हो ना, समझें। एमडी कैट के एमसीक्यूज़ हैं और ये एमसीक्यूज़ आपको कॉपी पेस्ट आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आंसर नहीं करेंगे तो वहाँ पे कैसे कर सकेंगे, तो टेक इट सीरियस। तो मोस्टलियों का आंसर है बी। तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं कि बी कैसे है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो है ना, देखिए वैक्सीन जो है ना, इसमें हमारे पास क्या है कि मेजरली हम पैथोजेंस को डालते हैं। डेड और वीकेंड पैथोजेंस होते हैं जो कि वैक्सीन बनाने में हमारे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर बिल्कुल सही बताया, बी ही है, क्योंकि यहाँ पे जीन्स और पैथोजेंस डाले जाते हैं जो कि क्या है कि वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन हम क्या है कि क्योंकि आर्टिफिशियल क्या है कि हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। हमें कोई भी क्या है कि मसला हो, जब जो वैक्सीन हमने लगवाते हैं हम वैक्सीन, वहाँ पे क्या है कि जीन्स और पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बाकी पहला एंटीबॉडीज़ नहीं होती इसके अंदर, ये एंटीबॉडीज़ पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली इंसर्ट की जाती हैं। वायरल कोड प्रोटीन्स ये तो बिल्कुल नहीं होती। मॉडिफाइड टॉक्सिन्स नहीं होते, यहाँ पे पैथोजेंस होते हैं। टॉक्सिन्स बिल्कुल ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अभी तक कोई इशू आ रहा है तो आप मैसेज करें, बिल्कुल आपको ना जो इशू है आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोई भी मसला है ना, किसी भी MCQs में कोई क्यूरी है तो ज़रूर पूछें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बीन टारगेटेड सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ DNA वैक्सीन। तो DNA की जो वैक्सीन है ना, उसके थ्रू हम कौन सी क्या है कि डिज़ीज़ को हम ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो आंसर करें इसका, कौन सी हो सकती है ऐसी डिज़ीज़ किसके ख़िलाफ़ वैक्सीन हम लगाते हैं। तो मोस्टली का आंसर सी आ रहा है। बाकी भी करें जितने मेंबर्स हैं। जल्दी से जल्दी आंसर करें। आपके 10 मिनट रहते हैं मीटिंग के, जल्दी से जल्दी हमने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और आंसर करना है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका आंसर क्या है कि सी ही है। क्योंकि देखें, कभी भी आपको कोई वैक्सीन बता दी जाए ना, आपने एक सोच लेना है कि वैक्सीन है, वैक्सीन कोई भी वायरल इन्फेक्शन है ना उसके ख़िलाफ़ होगी। आपने वायरल इन्फेक्शन उसमें से ढूंढना है। अब देखें, पहला है मलेरिया है। तो मलेरिया क्या होता है कि क्या है कि वायरल इन्फेक्शन नहीं है। अब डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बिल्कुल एक क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये भी क्या है कि इसमें यूज़ नहीं होता। आपने ना क्लियर कट देख लेना है जो कि एक वैक्सीन जिसके ख़िलाफ़ यूज़ होती है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपने क्लियर कट देख लेना है। बाकियों को उसके बाद क्या है कि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है अगर आप ना सही ऑप्शन पे अप्रोच कर गए हैं। तो हेपेटाइटिस बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब टाइफाइड क्या है कि साल्मोनेला टाइफाई के ज़रिए होता है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज़ जो वैक्सीन है वो नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। जल्दी से जल्दी आप रिस्पॉन्स करें क्योंकि हमारी मीटिंग बस थोड़ी टाइम के लिए रह गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट कॉमनली वैक्टर इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है ना, जिसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, उसमें कौन सा वेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी आंसर करें। इसको हम फिर एक दफ़ा देख भी लेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं आपसे डिस्कस करते हैं। बी ऑप्शन आ रहा है। और बच्चे 10 सेकेंड्स। चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आपने सही ऑप्शन बताया है कि प्लाज्मिड होता है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर। DNA प्रोब्स हमने बात की कि ये डिटेक्शन में यूज़ होते हैं। फेज क्या है कि ये भी एक वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता। तो जब भी आप लफ्ज़ पढ़ें मोस्ट कॉमनली, तो आपने क्या है कि यकीन देख लेना है कि प्लाज्मिड ही होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो अब क्या है कि यीस्ट क्रोमोसोम है। तो यीस्ट क्रोमोसोम क्या है कि ये भी एक क्या है कि जो वेक्टर है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। तो बेसिकली जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है ना, जिसको जीन क्लोनिंग कहते हैं, इसमें ना 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हमें सबसे पहले क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना होता है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स हमने देखने होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोसिस की सूरत में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर वेक्टर होता है, प्लाज्मिड हम मोस्टली यूज़ करते हैं। फिर हमें क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या है कि जीन का एक्सप्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह इसको हम गेट करते हैं इसको कैसे हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेथड है, हम या तो क्रोमोसोम से कट करेंगे या इसको क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हासिल करेंगे या लेबॉर्ट्री के अंदर स्मॉल अमाउंट में बनाएंगे। दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर सीजर हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, वो हम वहाँ से लेते हैं, जिसमें एक एस्कर्शिया कोलाई R1 है जो कि यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि DNA को कट किया जाता है स्पेसिफिक सीक्वेंस के थ्रू और मुख्तलिफ प्रोसेस चलता है। तो अब इसका ये दूसरा प्रोसेस आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट का। अब तीसरे नंबर पे हम वेक्टर यूज़ करते हैं। वेक्टर में मोस्टली हमने बात की प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड इसमें क्या है कि यूज़ किया जाता है वेक्टर में। और बाकी भी जो है ना फेज इस तरह ये आर्टिफिशियल यीस्ट क्रोमोसोम, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है।
फिर इसमें क्या है कि वाई ये किस लिए प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये मोस्ट कॉमनली वेक्टर यूज़ है जीन ऑफ डिजीज़ एंड ड्रग रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं, डिजीज़ के ख़िलाफ़, रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ इसके जीन्स होते हैं। साइट फॉर रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन, ये क्या है कि ओरिजिन से क्या है कि जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है वहाँ पे क्या ओरिजिनेट करता है, तो यहाँ ये एंडोन्यूक्लियस के ऊपर क्या है कि एक्ट करता है। तो ये बेसिकली वेक्टर का काम है। फिर क्या है, एक्सप्रेशन सिस्टम होगा। एक्सप्रेशन सिस्टम में हम जीन के एक्सप्रेशन करवाएंगे। किसी को इसको कैल्शियम क्लोराइड क्या है कि एक बैक्टीरिया होगा हमारे पास, बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि हम क्या है कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने बनाया है, क्या है कि पूरा एक सीरीज से काटा है हमने सीजर के थ्रू, वहाँ पे अपना एक इंटरेस्ट वाला जीन इंसर्ट किया है। अब इसको हम एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस क्या है कि बैक्टीरियल वॉल को कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करना होगा। अब ट्रीट करने के साथ साथ क्या होगा, इसकी क्या परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये जो है हमारे पास जो वेक्टर है, जो ये हमारे पास जीन है, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये अपनी क्या है कि अंदर एक्सप्रेशन शो करेगा। तो ये और ओवरऑल प्रोसेस था जो कि डीएनए की क्या है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग का प्रोसेस है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज़फुल इन डायग्नोसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल है, किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती है। तो जल्दी से जल्दी आंसर करें। मोस्टली आंसर सी कर रहे हैं, सी। जल्दी से जल्दी करें, 5 सेकंड है आपके पास। जल्दी से जल्दी करें, चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल इन डायग्नोसिंग बोथ, एक तो जेनेटिक डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़ दोनों के लिए ये क्या है कि यूज़ की जाती है। बिकॉज हमने पढ़ा जेनेटिक डिजीज़ भी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी, तो इजीली अप्रोचेबल है। एमसीक्यूज़ क्या है कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज टू ट्रीट। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा है कि रिकम्बिनेंट बनता है एच है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो इसको हम सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका जल्दी से जल्दी आंसर करें, मीटिंग में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। देखिए जो पीसीआर का टॉपिक है ना, इसको आपने अच्छे से करना है। एक आंसर क्वेश्चन आया है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे बी मोस्टली आंसर आ रहा है। तो चलें हम इसको क्या है कि डिस्कस करते हैं, मीटिंग का थोड़ा टाइम रह गया है। तो देखें हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ना, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। तो ग्रोथ किस तरह होगी, कौन सा क्या है कि हमारे पास ऐसा मसला होगा जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो ओबियसली यहाँ पे तो ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। ड्वार्फिज्म है ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है कि ग्रोथ नहीं हो रही होती बच्चे की, तो वहाँ पे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देते हैं। अब डायबिटीज़ केस में क्या है कि यहाँ पे नहीं हम देते, इसमें गायनेटिज्म में क्या है कि यहाँ पे भी नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये है कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसका आंसर करें जल्दी से जल्दी, फिर इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछा है, वो भी करना है आपने जीन क्लोनिंग का, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बहुत कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं। तो 5 सेकंड है, जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो अगर आंसर मोस्टली आंसर नहीं आ रहा तो मतलब आपको नहीं आ रहा। चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ये 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि अरेंज होता है इन सिमेट्रिकली रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होता है। मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम देते हैं TTAA। अब इसका क्या सीक्वेंस बनेगा, ए का क्या है टी, ए का टी का ए, टी का ए। तो हम अगर इसको एक सीक्वेंस में पढ़ें TTA या इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें TTA, ये दोनों सेम हो, फिर ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बनेगा। दूसरा देखते हैं AT। अब इसको हम देखते हैं टी का ए होगा, ए का टी होगा, टी का ए होगा,
ए का टी होगा। तो इस तरह ए टी इस रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा ए टी, तो दोनों सेम है, मतलब ये एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं कि द मेजर एडवांटेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ओवर कन्वेंशनल एंटीबॉडीज़ इज़। ये देखें जो पहले अब एक क्वेश्चन आया था उसका आंसर है, यहाँ पे दें आप आंसर। बी ऑप्शन आ रहा है। चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यहाँ पे नाम से जाहिर है मोनो मीन वन, क्लोन मीन एक क्लोन से बनी होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ जो स्पेसिफिक होती हैं वन एंटीजन के ख़िलाफ़। तो बेसिकली आपका जो है जवाब वो सवाल के अंदर ही छुपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेसिफिसिटी टू वन एंटीजन। बाकी क्या है कि इसका फास्ट ये क्या है कि इसका एडवांटेज नहीं है। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी डायग्नोज यूजिंग DNA RNA प्रोब्स। हमने बात की बड़ी इस बारे में बात की कौन सी डिजीज़ होती हैं जिसके ख़िलाफ़ क्या है कि हम यूज़ करते हैं जिसको डिटेक्ट करने के लिए। आंसर करें इसको जल्दी से जल्दी। ऑप्शन आ रहा है डी आ रहा है। तो ये तो हमने पढ़ा है, जल्दी से जल्दी आंसर करें। डी 5 seconds we have। ओके मोस्टली उन्हें सही आंसर दिया है, बिल्कुल इसका डी ही है। जिस तरह हमने पढ़ा पहले भी कि ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन सब के लिए क्या है कि हम यूज़ करते हैं ये डिटेक्शन के लिए DNA RNA प्रोब्स हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ लास्ट एमसीक्यूज़ है। तो विच प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या है कि अभी तक क्या है कि जो चीज़ें की हैं उनमें कौन सी प्रोडक्ट्स हमने नहीं बनाई। आप यहाँ पे आंसर करें जल्दी से जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, सोच समझ के आंसर देना है। पाँच सेकंड है, आपने जल्दी जल्दी आंसर देना है। सोचें किसका सही होगा। डी आया है किसी का ए आया है, किसी का सी आया है, किसी का डी आया है। तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है सी। अब देखें बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में इंटरफेरोन हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक प्लांट्स बैक्टीरिया से होती हैं। इंसुलिन हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से। DNA पॉलीमरेज भी ऑब्टेन किए जाते हैं क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अब जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया कहीं हमने पढ़ा है कि पेंसिलिन है जो हमने क्या है कि इसको यूज़ किया और मुख्तलिफ डिजीज़ में क्या है कि काम आया। कहीं हमने पढ़ा इसको अभी तक, अगर पढ़ा है तो बताएं। तो इसका क्या है कि ये हमारे पास आंसर नहीं बनता। ये बेसिकली प्योरली फंजाई से हमें ऑब्टेन होता है, पेंसिलियम नोटेटम से। तो ये आंसर थे, ये क्वेश्चंस थे, ये पहला सेशन था आपके साथ, ताकि ना आप देख सकें कि कौन स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारा मकसद यही था कि आपको इस तरह चैप्टर वाइज हम रिवीजन करवाएं कि आपके साथ ना सिर्फ MCQs हों बल्कि उसकी क्या है कि थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज होती जाए। तो इसको देखें, अच्छे से करें ताकि ना आपकी जो तैयारी है वो मैक्सिमम हो। और बायोलॉजी का क्योंकि 81 MCQs का एक मेजर पोर्शन है, इसको करने के लिए आपने उतनी ही एफ़र्ट करनी है। अगर आपने इसमें 81 में से 81 मार्क्स ले लिए तो इससे क्या होगा कि आपका जो बर्डन है बाकियों के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर यहाँ से ज़्यादा MCQs का चंक आपने कर लिया, बाकियों में अगर कुछ गलत भी हो गया तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बायोलॉजी को आपने अच्छे से करना है। और क्या है कि हम इसको इंशाल्लाह विल कंटिन्यू, अगर आप रिस्पांस करेंगे, आपका अच्छा रिस्पांस होगा तो हम ज़रूर इसको आगे जारी रखेंगे। ये पहला हमारा लेक्चर था जो हमने देखा आपके साथ, हमने इसको डिस्कस किया ताकि ना आपकी जो क्यूरीज़ हैं
फ्री में आपको क्या है उसके बारे में आंसर करें। तो मीटिंग अब एंड होने लगी है। उम्मीद है आपको जो सेशन है ना वो अच्छा लगा हो।